हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित पांडे। मैं आज आपके लिए एक नया लेसन लेके आया हूँ जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जो अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर का एक लेसन है। चलिए सबसे पहले जानते हैं हीट क्या होता है। हीट को हिंदी में ऊष्मा बोलते हैं हम। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी पदार्थ के अंदर अणुओं के मोशन की वजह से उत्पन्न होती है, या कह सकते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी वो विच प्रोड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन ए मैटर। तो ऊष्मा की यूनिट क्या होती है? ऊष्मा की यूनिट बेसिकली जूल होती है। कोई भी एनर्जी की यूनिट जूल होती है, जूल या जे से शो करते हैं। ठीक है, अभी हीट जान लिया। अब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि हीट के इंटरेक्शन के बारे में। मतलब कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स इज ए branch of physics in which we deal about the heat energy interaction। चलिए थर्मोडायनेमिक्स हीट जान लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर इज ए बेसिकली मेजर ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। मतलब टेम्परेचर क्या बताता है, कोई भी वस्तु कितनी हॉट है या गर्म है या ठंडी है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट होता है हमारा केल्विन। चलिए ये हमने जान लिया, हीट जान लिया, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर जान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं टेम्परेचर्स का कन्वर्जन, जैसे डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट से केल्विन में, केल्विन से र्यूमर में। तो सबसे पहले हम एक फॉर्मूला याद रखेंगे, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। C/100 इज इक्वल टू F माइनस 32/180 इज इक्वल टू K माइनस 273/100 इज इक्वल टू R/80। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, इससे सारे कन्वर्जन हो जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि कोई हमें दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, इसको किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में। पूछेगा कि फ़ारेनहाइट में 10 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे अब मैंने बताया, तो फ़ारेनहाइट में निकालना है तो बस इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ 10/100 फ़ारेनहाइट माइनस 32/180 डिग्री। देखिए एक जीरो से ये कैंसिल हो गया। अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 18 × 10/10 प्लस 32 इज इक्वल टू F। मतलब 10 से 10 भी कैंसिल, तो F इज इक्वल टू 18 प्लस 32। तो क्या आया हमारा? 8 × 2 0 10 कैरी 1 3 1 4 1 5। तो क्या आ गया? 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं किसी भी। अगर केल्विन में पूछ देता तो उसको भी निकाल लेते, वैल्यू रखते और सॉल्व कर देते, या र्यूमर स्केल में पूछ लेता तो भी हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। हमने जान लिया हीट, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर और उसका कन्वर्जन जान लिया। अब कुछ चीज़ें हम याद रखेंगे, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन। जैसे आइडियल गैस इक्वेशन आप सब ने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, PV इज इक्वल टू nRT। सबको याद दिला देते हैं, एक बार रिकॉल करा दें। P यहाँ क्या होता है? प्रेशर या दाब। यहाँ V क्या होगा? वॉल्यूम। यहाँ N नंबर ऑफ मोल्स, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर। मैंने आपको ये इसलिए बता दिया ताकि आगे हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हम अभी से जानते रहें। तो इतना जान लिया होगा। अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है सिस्टम। चलिए आगे हम जानते हैं सिस्टम क्या होता है। देखिए मान लेते हैं कि मैंने एक स्पेस लिया जहां हम हीट एनर्जी का एक इंटरेक्शन कर रहे हैं, या हीट एनर्जी कहीं पे हम हीट एनर्जी का इंटरचेंज हो रहा है, या एक ऐसा प्लेस जहां हम हीट एनर्जी के बारे में या हीट एनर्जी की एनालिसिस कर रहे हैं, उसे क्या बोलेंगे? सिस्टम।
सिस्टम के बाहर का जितना भी भाग होगा, सिस्टम को छोड़ के उसके अलावा जो भाग होगा उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। और सिस्टम और सराउंडिंग को, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम क्या बोलेंगे कि ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स, देखिए क्या मैंने बताया कि जहां हम हीट एनर्जी की एनालिसिस कर रहे हैं जिस प्लेस पे, उसको क्या बोलेंगे सिस्टम। सिस्टम के चारों तरफ का भाग सराउंडिंग, और सिस्टम और सराउंडिंग को एक साथ अगर देखा जाए तो उसे यूनिवर्स बोलेंगे। और सिस्टम और सराउंडिंग को जो अंतर करता है या उनमें डिफरेंस करता है उसे बोलते हैं बाउंड्री। बाउंड्री रियल या इमेजिनरी भी हो सकती है, कहीं कहीं वास्तविक होगी, कहीं काल्पनिक हो सकती है। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने जान ली। चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं कि अगला टॉपिक हम जानेंगे पाथ क्या होता है। या सबसे पहले हम स्टेट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले स्टेट पढ़ लेते हैं, स्टेट क्या होता है। जैसे मेरा ये सिस्टम था, इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसे कुछ टेम्परेचर इसका होगा, इसका कुछ प्रेशर होगा, कुछ वॉल्यूम होगा, इस तरह की प्रॉपर्टीज़ इसकी होंगी। तो इन प्रॉपर्टीज़ को एक साथ अगर हम देखें तो हमारी क्या बताएंगी, इसकी अवस्था या स्टेट के बारे में बताएंगी। जैसे सिस्टम का जो टेम्परेचर है मान लेते हैं ये 27 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 बार है, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है। तो ये हम क्या बता रहे हैं, इसका स्टेट बता रहे हैं कि उस समय पे इस सिस्टम की क्या अवस्था है। तो स्टेट हमने पढ़ा क्या, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज एट एनी स्टेट अबाउट ए सिस्टम। ठीक है, मतलब वो क्या हो गया इसका स्टेट। चलिए स्टेट पढ़ लिया, अब हम जानते हैं पाथ क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं स्टेट चेंज क्या होता है। सबसे पहले स्टेट चेंज के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए स्टेट जाना कि प्रॉपर्टीज़ का ही कॉम्बिनेशन किसी इंस्टेंट पे उसे स्टेट को बताता है, उसके स्टेट को बताता है। अब पढ़ते हैं स्टेट चेंज क्या होता है। मान लेते हैं इसका टेम्परेचर 27, प्रेशर 1 बार और वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब था। अभी इसका टेम्परेचर चेंज हो गया, हमने इसको हीट दिया, कहीं से हीट दिया जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर चेंज हो गया। अब इसी सिस्टम का टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कुछ बढ़ गया, मान लीजिए 2 बार हो गया प्रेशर, और वॉल्यूम इसका 2 मीटर क्यूब हो गया। तो मैंने क्या समझ में आया इसमें, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई, तो उसे तब हम कह सकते हैं कि स्टेट चेंज हो गया। मतलब प्रॉपर्टीज़ के ही चेंज हो जाने को हम स्टेट कहते हैं, स्टेट चेंज कहते हैं। जैसे एक भी प्रॉपर्टी अगर चेंज हो जाती है तो इसका स्टेट, इस सिस्टम का स्टेट चेंज हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी चेंज हुई तो इस स्टेट से सिस्टम इस स्टेट में आ गया, मतलब कह सकते हैं कि यहाँ स्टेट चेंज हो चुका है। चलिए स्टेट चेंज पढ़ लिया, अब हम आगे पढ़ते हैं पाथ क्या होता है। स्टेट चेंज होने में जिस रास्ते से वो गुजरा है सिस्टम, उसे हम पाथ कहते हैं। मतलब कह सकते हैं, जैसे एक ग्राफ से समझते हैं, अभी ये कोई प्रोसेस था, कोई सिस्टम था, स्टेट 1 पे था, अभी चेंज होके स्टेट 2 पे आ गया है। मतलब कुछ पाथ फॉलो किया होगा, या तो ऐसे आया, या ऐसे चेंज होके आया, या डायरेक्ट चेंज हो गया। तो इसे क्या कहेंगे कि ये इसका पाथ है। मतलब पहले इसका कुछ हीट दिया हमने तो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज हुआ, फिर 2 डिग्री, मतलब ऐसे चेंज होते होते आ गया। मतलब ये इसका प्रेशर और वॉल्यूम कर्व था। मैंने एक कर्व के द्वारा आपको समझा दिया कि ये इसका चेंज होने का जो मतलब हर क्षण देख रहे हैं चेंज होते टाइम कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, उस हर क्षण को मिला दिया जाता है, एक पाथ बन जाता है। चलिए उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे हम पढ़ते हैं प्रोसेस। आगे हम प्रोसेस पढ़ते हैं। अब किसी भी सिस्टम की जो पाथ हो उसको कंप्लीटली डिफाइंड कर दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, प्रोसेस, या इसको हिंदी में बोलेंगे प्रक्रम। तो मतलब क्या समझा आपने कि किसी भी सिस्टम का अगर पाथ को डिफाइन कर दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, हम प्रोसेस बोलेंगे। प्रोसेस 4 तरह के होते हैं मेनली। पहला हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस,
दूसरा आइसोबारिक प्रोसेस, तीसरा आइसोथर्मल प्रोसेस, लास्ट एडियाबेटिक प्रोसेस। एक और होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, उसे हम नहीं पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में सिर्फ 4 प्रोसेसेस को पढ़ना है। आप यहाँ हम डिप्लोमा के सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें 4 प्रोसेसेस सिर्फ पढ़ना है। तो अब एक एक करके हम धीरे धीरे समझेंगे कि ये प्रोसेसेस हैं क्या। चलिए शुरुआत करते हैं, हम एक एक प्रोसेस समझेंगे, एक एक करके सारे प्रोसेसेस को समझेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले से, आइसोबारिक प्रोसेस। चलिए देखते हैं आइसोबारिक को आइसोबारिक प्रोसेस को समदाबी प्रक्रम कहते हैं, समदाबी प्रक्रम कहते हैं। चलिए देखते हैं आइसोबारिक प्रोसेस होता क्या है। मतलब समदाबी प्रक्रम, जिसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा क्या है, प्रेशर जो है कांस्टेंट है। मतलब प्रेशर कांस्टेंट, मतलब डेल पी हमारा क्या है, 0, मतलब चेंज इन प्रेशर 0 है। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, आइसोबारिक प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं कि आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है। हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, PV = nRT। अभी हम मान ले रहे हैं कि n जो है 1 मोल है, n 1 मोल है। उस समय देखेंगे PV = RT हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं, यहाँ क्या हम कह रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट था, मतलब V इसको R/P कर दें तो ये हमारा एक टर्म हो गया। मतलब इसको कह सकते हैं ये क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ हमारा R भी कांस्टेंट और P इस प्रोसेस की वजह से P कांस्टेंट। तो यहाँ हमको एक वैल्यू मिल जाएगी V = KT। मान लेते हैं इस पूरी वैल्यू को K मान ले रहे हैं। मतलब हमको क्या मिला, V = T। यहाँ से पता चला कि V हमारा क्या है, प्रोपोर्शनल T है। मतलब आइसोबैरिक प्रोसेस में V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर के। तो इसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स ने ये बताया था कि V = T। तो यहाँ से हमको पता चल गया आइसोबैरिक प्रोसेस। चलिए अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं। चलिए मैं यहाँ इधर कर देता हूँ, यहाँ देख लीजिए। इसको मान लेते हैं कि पहले स्टेट में स्टेट 1 पे V1 = K T1 था। स्टेट 2 में V2 = K T2 है। तो अगर इसको इक्वेशन का 1 करें और इसको 2 करें, अगर इक्वेशन 1 / 2 करें तो हमको क्या मिलेगा, V1/V2 = K T1/K T2। तो यहाँ से K से K कैंसिल, तो क्या मिल गया हमको एक रिलेशन, V1/V2 = T1/T2। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में हम देखते हैं कि स्टेट चेंज के टाइम एक हमको रिलेशन मिल गया कि वॉल्यूम का रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, टेम्परेचर के रेशियो के। तो हम यहाँ पढ़ लिए आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है। मैंने बताया कि एक जिसमें ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो या चेंज इन प्रेशर 0 हो, तो उसे बोलेंगे आइसोबैरिक प्रोसेस। अब अगला प्रोसेस हम पढ़ते हैं। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ और अगला प्रोसेस पे चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए दूसरा प्रोसेस क्या था, आइसोकोरिक प्रोसेस। चलिए इसमें मैंने, अब देखिए इसको बोलते हैं समआयतनिक प्रक्रम। बस हिंदी से समझ में आ गया, आयतन क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इस प्रोसेस में क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, या कह सकते हैं चेंज इन वॉल्यूम क्या है यहाँ,
कांस्टेंट है या जीरो है, चेंज इन वॉल्यूम जीरो है, तो इस तरह के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोकोरिक प्रोसेस या सम आइसोकोरिक प्रोसेस या सम आयतनिक प्रक्रम, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो। अब जैसे हम लोग इससे पहले किया था PV इज इक्वल टू RT, N को हम 1 मोल ले लिए थे, यहाँ से हम आए सॉल्व करना शुरू करते हैं। P इज इक्वल टू, इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इधर हम लोग वॉल्यूम को ट्रांसफ़र करा, तो हमको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई, तो P इज इक्वल टू KT, इसको हमने K मान लिया, तो हमको एक रिलेशन मिला। तो यहाँ से हमें पता चला P इज प्रोपोर्शनल टू T। देखिए अब जैसे उसमें एक लॉ होता था वैसे ही इसमें भी एक लॉ होगा हमारा, गे-लुसेक लॉ। अब देखिए जैसे उसमें मैंने सॉल्व करके दिखाया था स्टेट 1 के लिए, तो P1 इज इक्वल टू के T1, स्टेट 2 के लिए P2 इज इक्वल टू के T2। यहाँ से हमको अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें, इसको इक्वेशन 1 मान लें, इसको 2 मान लें, तो 1 को 2 से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा हमको, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। इस प्रोसेस के लिए भी हमें एक रिलेशन मिल गया। मैंने क्या बताया आपको, आइसोकोरिक प्रोसेस, इसमें क्या होता है, वॉल्यूम हमारा कांस्टेंट होता है। चलिए दूसरा प्रोसेस जान लिया, अब हम पढ़ते हैं तीसरा प्रोसेस जिसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। आगे आइसोथर्मल प्रोसेस, चलिए इसमें हम पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है जो हमारा कांस्टेंट होता है, या कह सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर जीरो, ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो या चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापी प्रक्रम। चलिए जैसे बाकी प्रोसेस में PV इज इक्वल टू RT, बाकी प्रोसेस में जो हम लोग ने किया, अब यहाँ हमारा क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब RV कांस्टेंट और टेम्परेचर, यहाँ से क्या पता चला, PV इज इक्वल टू K, अगर इसको हम V को उधर ट्रांसफर कर लें तो P इज इक्वल टू K अपॉन V, या इसको कह सकते हैं P इज प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे बाकी प्रोसेस में दोनों प्रोसेस में देखा हमारा चार्ल्स लॉ और गे-लुसेक लॉ, तो इसमें क्या होगा हमारा एक बॉयल्स लॉ, BOYLES, बॉयल्स लॉ, मतलब क्या, ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट हो और प्रेशर जो हो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो, तो उसे बॉयल्स ने बताया था, इसलिए उनके नाम पे रख दिया गया था बॉयल्स लॉ। बाकी में जैसे में हमने पढ़ा स्टेट 1 के लिए P1 इज इक्वल टू के V1 एंड P2, स्टेट 2 के लिए P2 इज इक्वल टू के V2, तो यहाँ अगर इक्वेशन 1 इसको मान लें, इसको इक्वेशन 2, तो क्या होगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, तो क्या हुआ हमारा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1, तो हमें एक रिलेशन मिल गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। चलिए इतना हो गया, अब आगे पढ़ते हैं हमारा अगला प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आखिरी प्रोसेस है ये हमारा। अगला पढ़ते हैं क्या, चौथा, एडियाबेटिक प्रोसेस। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है हमारा, इस प्रोसेस में ऐसा प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी कांस्टेंट हो, मतलब अभी तक वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट देख लिया, इस बार क्या है, हीट एनर्जी कांस्टेंट या चेंज इन हीट क्या हो, जीरो, हीट एनर्जी कांस्टेंट या चेंज इन हीट एनर्जी जीरो हो, इस तरह के प्रोसेस को हम बोलेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस या रुद्रोष्म प्रक्रम। इसमें क्या एक फॉर्मूला होता है, PV के पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ गामा की वैल्यू क्या होती है, CP अपॉन CV,
यहाँ गामा की वैल्यू क्या होती है, सॉरी, यहाँ गामा की वैल्यू Cp/Cv। यहाँ Cp मीन्स स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। वैसे ही Cv क्या होगा, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए अब ये तो पता चल गया। अब ये स्पेसिफिक हीट क्या है, पहले जान लेते हैं। स्पेसिफिक हीट, इसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा हिंदी में। अगर 1 kg मास वाले किसी मैटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो, उसमें जितनी हीट हमें देनी पड़े उसे क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा। एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। अगर कोई मैटर है जिसका द्रव्यमान कितना है, 1 kg है, और उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है, उसमें जितनी हीट एनर्जी की ज़रूरत होगी उसी को क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा। चलिए हमने चारों प्रोसेसेस कंप्लीट कर लिए। अगर आगे के टॉपिक्स अगले लेक्चर में हम जानेंगे।